हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये एक्चुअली में ये जो फ्लूइड्स का जो पार्ट है बेटा, ये आपके 9th क्लास की बुक में एक्चुअली में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही दे रखा है। लेकिन हमने ये महसूस किया कि बेटा थोड़ा सा जिस लेवल पे आपके 9th क्लास की बुक के अंदर है उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीएससी में जिस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं बेटा, उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा के करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको अलग से ही हैंडल करने का सोचा है। चलिए फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक फ्लूइड जैसी चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है बेटा। सिंपल टर्म्स में फ्लूइड मतलब नाम ही बता दे रहा है, एनीथिंग विच फ्लोज। तो फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म्स में ये बात हो गई कि जो भी चीज़ फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, लिक्विड्स फ्लो करती हैं तो वो भी फ्लूइड हो गया, गैसेस फ्लो करती हैं तो वो भी फ्लूइड हो गया, है ना। तो लिक्विड्स एंड गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इट इज दैट substance which flows under the action of applied force, है ना। अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लो करती है, उसी को हम कहते हैं बेटा फ्लूइड। इट इज दैट सब्सटेंस विच फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड विच डू नॉट हैव इट्स ओन शेप एंड साइज। उसका कोई खुद का शेप और साइज नहीं होता है फ्लूइड का, है ना। वो किसका शेप और साइज एक्वायर करती है बेटा, कंटेनर का। तो इट एक्वायर्स द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कंटेन्ड। यानी कि कोई भी फ्लूइड होती है वो उस शेप और साइज को एक्वायर कर लेती है जिसके अंदर उसको रखा गया है, उस कंटेनर की शेप एंड साइज को। ठीक है, तो विच डू नॉट हैव इट्स ओन शेप एंड साइज, है ना, बट acquires क्या, the shape and size of the container in which it is contained। ठीक, तो उस शेप और साइज को, कंटेनर के उस शेप और साइज को एक्वायर कर लेती है जिसमें उसको रखा गया है, इसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक, अब फ्लूइड को बेटा, फ्लूइड की चीज़ों को स्टडी करना दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। एक जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर या लिक्विड, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक दो वर्ड्स हो गया। हाइड्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लिक्विड और वाटर, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया बेटा रेस्ट, है ना। तो व्हेन वी स्टडी द properties of fluid when it is at रेस्ट, है ना। जब वो फ्लूइड रेस्ट पे होती है तब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि फ्लूइड का प्रेशर हो गया, जैसे कि बेटा डेंसिटी हो गई, और जैसे कि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। ये सारी बातें आप फ्लूइड्स एट रेस्ट के अंदर पढ़ते हैं, है ना। और हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो सरफेस टेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ठीक, तो उसको हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं, और उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या हो गया,
डायनेमिक्स का मतलब मोशन हो गया, है ना बेटा। तो जब फ्लूइड मोशन में आती है ना, तब उसकी जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट वो शो करता है। जब जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, प्रॉपर्टीज जो शो करता है, प्रॉपर्टीज जो दिखाता है, उसको हम स्टडी करते हैं हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर। तो व्हेन वी स्टडी क्या दी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड when it is in motion, है ना बेटा। जब वो मोशन में आती है तब हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे कि विस्कोसिटी जैसी चीज़ हो गई, है ना, वो तभी आती है जब फ्लूइड क्या करती है, मोशन में आती है। लेकिन हमें उसके बारे में जानना नहीं, क्योंकि वो हायर क्लासेस की चीज़ें हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये जानना है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करते हैं बेटा थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है? आपको याद है मैंने ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी बेटा थ्रस्ट के बारे में बताया था। थ्रस्ट को सिंपल टर्म्स में समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन वगैरह की चीज़ों पे ना पढ़ के बेटा पहले तो फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए कि फिजिक्स में टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, फोर्स लगती है। अब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। लेटर से ये मेरा हाथ है, हमने फोर्स को ऐसे भी लगाया, हमने फोर्स को ऐसे भी लगाया, हमने फोर्स को ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो फोर्स किसी भी सरफेस पे नॉर्मली लगती है, नॉर्मली मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, बेटा ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसको नाम देते हैं अलग से थ्रस्ट। बस इतनी सी बात है। तो थ्रस्ट मतलब कभी भी कोई कंफ्यूजन मत करिएगा कि थ्रस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछेगा थ्रस्ट इज व्हाट। बेटा थ्रस्ट सिंपल फोर्स है ना, फोर्स ही है बल्कि। लेकिन कई बार क्या होता है कि फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे ना रह के हम जब उस फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वो फोर्स लगती है तो उसको एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक, तो हम कहते हैं क्या, अब इसको डिफाइन कर देंगे। जो बात मैंने बताई है उसी को ही अब हम वर्ड्स में डाल देंगे। तो थ्रस्ट इट इज ए फोर्स, है ना बेटा, विच इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर या कई बार इसको नॉर्मल शब्द कह देते हैं, टू दी सरफेस। ठीक, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कोई भी टेबल रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, तो उसका वेट कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहेंगे टेबल क्या कर रही है, जमीन पे थ्रस्ट दे रही है। ऐसे ही होता क्या है कि जब लिक्विड, सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, अब बना भी लेते हैं कंटेनर मज़ेदार सा, और ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर ले लिया, मज़ा आ गया, आहा हा हा, और इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया। लो जी, ये देखो लिक्विड भर दिया, वाह 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 वाह, डॉटेड से बना दिया, मज़ा आ गया ज़िंदगी का, है ना जी। ऐसे ही रहो हमारे साथ, तो ऐसे ही ज़िंदगी के मज़े मिल जाएंगे आपको। ये देखो जी, ये तो हमने कंटेनर में लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड का जो वेट है, सीधी सी बात है, हर एक चीज़ का वेट होगा, लिक्विड का भी वेट होगा। वो वेट किस पे ऐड करेगा बेटा, ये जो बॉटम वाला सरफेस दिख रहा है ना, इस पे ऐड करेगा। और इस पे कैसे ऐड करेगा बेटा, नॉर्मली। ठीक, तो हम इस वेट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर लेटर से वेट हो गया, जिसको हम mg कहेंगे ना बेटा, ये तो आपको पता है कि वेट बराबर mg होता है, और वो इस सरफेस पे कैसे ऐड कर रहा है, नॉर्मली ऐड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट्स थ्रस्ट ऑन दी बॉटम सरफेस, यही होगा ना, क्योंकि वो फोर्स जो लगा रही है वो कैसे लगा रही है, नॉर्मल लगाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड एक्सर्ट्स थ्रस्ट ऑन दी सरफेस ऑफ दी कंटेनर
इन विच इट इज क्या कंटेंट, जिसके अंदर उसको तुमने रखा है बेटा उस पे वो क्या लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, थ्रस्ट यानी कि फोर्स हो गई, तो थ्रस्ट की यूनिट हो गई वही होगी न्यूटन, है ना। यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगी बेटा, वही हो गई, जिसको हम SI यूनिट में कहेंगे न्यूटन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। और बेटा CGS सिस्टम में ये हो जाएगी डाइन, है ना। बस सीधी सी बात है, डायन कई बार लोग बोलते हैं, डायन 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 नहीं है, डाइन डाइन। कई बार हम लोग भी मज़े लेते हैं ऐसे ही चीज़ों को, डायन, अरे इतना डायन है, ठीक है साहब। चलिए CGS यूनिट हो गई डाइन। चलो नेक्स्ट जो डिफाइन करते हैं वो क्या है बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। तो इसका मतलब हम प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो हम वो फोर्स को कंसिडर करेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज क्या, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दी सरफेस, ठीक है। तो यानी कि सीधे सीधे प्रेशर को कई बार हम ऐसे सिंपल P से डिनोट करेंगे। अब देखो बेटा कई बार क्या होता है ना, हमने मोमेंटम भी P से पढ़ा, प्रेशर भी P से पढ़ा। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत बार मिलेंगी आपको कि ये जो सिंबल नोटेशन है, जैसे P हो गया, है ना, प्रेशर भी होता है, मोमेंटम भी होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे ये सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा कि आपने कहा कि सर आपने तो P से तो मोमेंटम को लिखा है तो P से प्रेशर को क्यों लिखेंगे। भाई अरे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर यही नोटेशंस हैं, तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी से समझना पड़ेगा, यही चीज़ है। तो प्रेशर बराबर सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे एज ए थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि थ्रस्ट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया हो गई मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एनी फ्लूइड, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, exerts pressure on the walls। बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहेंगे, तो अगर फोर्स लग रही है तो प्रेशर भी होगा। एनी फ्लूइड exerts pressure on the walls of the container in which it is क्या, कंटेन्ड, ठीक, जिसके अंदर उसको कंटेन करके रखा हुआ है। सिंपल टर्म्स में ये प्रेशर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली यूनिट हो गई SI यूनिट, है ना। तो बेटा SI यूनिट जो हो गई प्रेशर की वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बेटा इसी को पास्कल भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PA लिख देंगे। तो कभी भी पास्कल लिखा हुआ है तो बेटा इसका मतलब SI यूनिट लिखी गई है और वो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरी यूनिट हो गई जिसको हम CGS यूनिट कहेंगे प्रेशर की, और न्यूटन की जगह ये हो जाएगा डायन। बार बार मैं मजाक में बोल रहा हूँ, एक्चुअली वे डाइन बोलती हैं और आप उसको डायन मत बोलना शुरू कर दीजिएगा, वरना तो पता चला क्लास में आपका मजाक उड़ जाएगा। तो डाइन कहते, डाइन डाइन, ठीक है, मैं मजाक में डायन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी CGS यूनिट हो गई।
तीसरी यूनिट हो गई प्रेशर की, जिसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 760 mm ऑफ Hg, है ना, मरकरी कॉलम। आपको याद है, आपको पता है ना, आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि बेटा प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं विद ए डिवाइस कॉल्ड एज बैरोमीटर, और उसके अंदर मरकरी कॉलम एक सर्टेन हाइट तक रहता है, जिसको हम कहते हैं 760 mm ऑफ मरकरी। और 1 mm ऑफ मरकरी बराबर 1 टॉर होता है, तो इसी को हम 760 टॉर भी कहते हैं। तो ये सब अलग अलग क्या हो गई, यूनिट्स हो गई, तो इनके बीच में कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि 1 टॉर इज एक्चुअली 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, है ना। तो बेटा 760 mm ऑफ Hg मतलब 760 टॉर, और जो कि क्या हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। उसके बाद एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं 1 बार। बार जो हो गया वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं बेटा 1 बार। ठीक, तो ये हो गया। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम मेजर करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जिसको हम ब्रैकेट में पास्कल भी कह सकते हैं, है ना। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हो गई बेटा, किसकी, प्रेशर की हो गई। और ये तो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस में, इसीलिए कभी हम जब हम प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, तो हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई यूनिट्स ऑफ प्रेशर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे बेटा डेंसिटी क्या होती है। बहुत ये सब छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को पता ही है, डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द क्या, रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डेंसिटी सॉलिड की भी होती है, लिक्विड की भी होती है, और गैसेस की भी होती है। तो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने सब्सटेंस लिखा। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा कई बार डेंसिटी को लोअर क्लासेस में इसको डी कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ग्रीक लेटर वर्ड रो और सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जिस चीज़ से वाकिफ़ हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे, और इसको हम डी से ही डिनोट कर देंगे, या कैपिटल डी लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। कैपिटल डी लिख देंगे, डेंसिटी को कैपिटल डी से डिनोट कर दिया, और ये बराबर हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा कई बार दिखने में फॉर्मूला बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझना पड़ता है कि क्या है। ठीक, तो मास को जिसको हम m से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे बेटा। तो ये एक्चुअली में m और v तो हम इसको स्मॉल m कर दिया, इसको v कर दिया, और यूनिट मास की तो जैसा आप जानते हैं kg हो गई, और वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गई। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई kg पर मीटर क्यूब। ये SI यूनिट होगी। SI यूनिट यानी कि MK सिस्टम की जो यूनिट होती है बेटा, वो सारी SI स्टैंडर्ड की यूनिट होती है ना। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, इसलिए ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही, इसी को हम कहते हैं SI सिस्टम। और ये हो गई क्या, kg पर मीटर क्यूब। और CGS में CGS यूनिट हो गई, ये तो आप जानते हैं क्या होती है बेटा,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी की यूनिट के बारे में जानकारी। चलिए आगे बात करते हैं और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने खींच दिया पार्टीशन और अब हम इधर बात करेंगे। एक तो पहले तो रिलेटिव डेंसिटी समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन टर्म होता है और कई बार ये इस्तेमाल होता है और आप इसको कंफ्यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो रिलेटिव डेंसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर डी कहेंगे बेटा, ध्यान रखिए ये आर डी लिखा जाएगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम आर डी कहते हैं, इसको पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये रेशियो होता है डेंसिटी का ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो बेटा बड़ी सिंपल टर्म्स में इसको हम लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, इसको भी हम बता देते हैं आपको कि रिलेटिव डेंसिटी को थोड़ा सा इसको खिसका दें। रिलेटिव डेंसिटी को एक और चीज़ कहते हैं बेटा, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। कई बार ये वर्ड आ जाता है और आप कंफ्यूज करने लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई वर्ड आए स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपके दिमाग में इमीडिएटली एक ही चीज़ आनी चाहिए कि भाई हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम है इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कह लीजिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं और इन दोनों को आर डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बेटा जिसकी सब्सटेंस की डेंसिटी है उसका कंपैरिजन करेंगे वाटर की डेंसिटी से। ध्यान रखिए, रिलेटिव डेंसिटी में हमेशा कंपैरिजन किससे होता है बेटा? वाटर से होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम बताएंगे भी कि 4 डिग्री की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू, WRT लिखेंगे तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख दिया है। मुझे पता है ना, आप लोग छोटी छोटी बातों पे कई बार कंफ्यूजन शुरू हो जाता है ना। विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि आपने एक दिमाग में बैठा रखा है फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट है। अब जब ये आपने अपने दिमाग में बैठा लिया बेटा, तो मैं अगर इसमें सिर्फ ऑफ भी लिख दूं या द लिख दूं तो भी आपको लगेगा सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप पहली बात तो दिमाग से ये वहम हटा दीजिए कि फिजिक्स मुश्किल चीज़ है। बहुत आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, कई बार हमको नहीं समझ में आता, हम चीज़ों को रट लेते हैं, वो खतरनाक चीज़ है। आप मेहनत करके समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। मेरा हमेशा से बच्चों को, साइंस के बच्चों को यही सजेशन रहता है ना। तो मेहनत करके समझिएगा, कभी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर नहीं समझेंगे, रटेंगे तो बेटा फिर तो मैं अब उसका क्या सोल्यूशन निकालूं, फिर वो तो फिर आपके सर से ऊपर ही जाना है। तो आपको हो सकता है पहली बार नहीं आए, कोई बात नहीं, दूसरी बार देख लो। है क्या प्रॉब्लम, क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें YouTube पे हैं, हमेशा ही है। आपके आप चाहे 10 बार देखो, चाहे 50 बार देखो, कितना किसी ने मना थोड़ी ना किया है। और ऐसा नहीं है, इतना कमज़ोर दिमाग नहीं कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत होता है, ठीक है चलो कम समझ में आया कोई बात नहीं, 2 बार देख लो, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो इतना पहले तो दिमाग से ये अपने दिमाग से एक वहम हटा लीजिए कि साहब फिजिक्स बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी किसकी? वाटर की, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम ये वर्ड क्यों लिख रहे हैं? बार बार आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आप ये बात क्यों लिख रहे हो? देखो बेटा, होता क्या है कि वाटर का जो बिहेवियर होता है ना, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो उसको हम कहते हैं बेटा एनॉमलस बिहेवियर। ये होता क्या है कि वाटर की डेंसिटी
मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। ठीक है, ये टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर ये टेम्परेचर नहीं रहा तो वाटर की डेंसिटी वैरी कर जाएगी, और जब वैरी कर जाएगी तो बेटा फिर आप वही बात हो गई कि फिर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो मेजर करोगे वो हमारे पास अलग अलग आएगी। तो इसीलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बेटा एक स्टैंडर्ड हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए ना, और स्टैंडर्ड डेंसिटी वाटर की कहाँ पे लेते हैं? 4 डिग्री पे, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स मतलब मैक्सिमम at 4 degree Celsius, hence we take this density as standard density of water। ओके, क्लियर हो गया? बोलो बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आर डी रिलेटिव डेंसिटी सिंपल टर्म्स में ये हो गया ऊपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब ये कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट वाटर, है ना। आइस हो सकता है, आइस देखो वाटर नहीं है, आइस की स्टेट हो गई सॉलिड। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज नॉट वाटर, ठीक है, आइस भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, कोई और सॉलिड भी हो सकता है, वुड हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉट वाटर एट 4 डिग्री, क्योंकि अगर आप वो लेंगे तो वो 1 आ जाएगी, है ना। ठीक, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे क्या हो जाएगा? अपॉन, ए भगवान क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान रखिए एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये होता है जिसको हम कहते हैं आर डी। लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया जिंदगी का। ऐसे मज़ा आता है जिंदगी का, लाल डब्बे में डाल के बड़ा कर दिया। आहा हा हा। चलो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब देखो बेटा, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, तो आर डी की यूनिट नहीं होती। पहली चीज को ध्यान रखिए कि आर डी हैज नो यूनिट। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा चीज याद रखने वाली क्या है कि आर डी है ना, क्या कहते हैं, इज ऑलवेज कंपेयर्ड किसके साथ होगा? विद वाटर, है ना। तो हमेशा डिनोमिनेटर में वाटर लेंगे, कोई और लिक्विड नहीं लेंगे। जब हम आर डी की बात करेंगे तो वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तीसरी चीज, इफ आर डी इज लेस देन 1, आर डी की वैल्यू 1 से कम हो गई, जैसे कि 1 से कम मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये सारी वैल्यूज 1 से कम हो गई। तो बेटा जब 0.9 हो गई तो 1 से कम हो गई, वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा पानी पे। ठीक है, तो इफ आर डी इज लेस देन 1 मीन्स दैट सब्सटेंस विल क्या? फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे वो चीज तैरेगी। आइसबर्ग, आइसबर्ग याद है ना आइसबर्ग के बारे में? तो बेटा आइसबर्ग कहते हैं ना कि टिप ऑफ आइसबर्ग। क्यों हम कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग? बेटा क्योंकि आइसबर्ग ऊपर से बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसका लार्ज वॉल्यूम पानी के अंदर होगा। तो अगर हम कुछ आइसबर्ग बनाने की कोशिश करें, जैसे कि सपोज कर लो कि ये हमारे पास पानी का सरफेस हो गया, है ना, और नीचे सारा ये पानी पानी हो गया। ठीक है, ये सी वाटर हो गया, खूब सारा पानी हो गया। अब आइसबर्ग जो होता है ये वाइट कलर से भी बना देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये कुछ आपको ऊपर पानी के ऊपर तो इतना सा दिखेगा, और बाकी ये जो पार्ट है नीचे वाला
ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। तो आइसबर्ग जो विजिबल होता है वो बेटा सिर्फ इतना पार्ट विजिबल होता है, ऊपर वाला पार्ट, है ना। तो इसके बाद वो विजिबल नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ही विजिबल होता है और नीचे वाला हिस्सा विजिबल नहीं होता, इसीलिए कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। तो पानी में ये आइसबर्ग तैरता है क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 होती है ना। आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है, इसीलिए क्योंकि आइसबर्ग अगर दूर भी है तो बेटा आपको नहीं पता कि पानी के अंदर वो कितना लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। शिप तो इसीलिए हमेशा आइसबर्ग से टकराती हैं। तो पहले के ज़माने में तो लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं होती थी, तो टकरा जाती थी शिप। अब टकरा गई तो समुद्र में डूब गई। तो बहुत सारी ऐसी शिप हैं जो सी में लॉस्ट हो जाती हैं इसी आइसबर्ग के टकराने की वजह से। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। चलिए अब हम 4th पॉइंट कहेंगे, यानी कि यदि आर डी की वैल्यू इज मोर देन 1, बोलो बेटा क्या होगा, मीन्स दैट सब्सटेंस या बॉडी जो भी है ना, विल सिंक, डूब जाएगा पानी में, इन वाटर, ये मतलब होता है। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी मोर देन 1 है मतलब वो सिंक कर जाएगा। ठीक, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, वाजिब सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने लेस देन 1 के बारे में बता दिया कि भाई वो फ्लोट कर जाएगा, आपने मोर देन 1 के बारे में बता दिया कि वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जिसकी डेंसिटी आर डी अगर 1 है तो उसके साथ क्या होगा। बताएंगे अगली क्लास में, क्योंकि उसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा आर्किमेडीज प्रिंसिपल। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक, और नेक्स्ट क्लास में ये बातें हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।